वेलकम टू मैट जियो क्लासेस। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो जलमंडल में ओशनोग्राफी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है महासागरीय जलधाराएं, ओशनिक करंट्स। महासागरीय जलधाराएं किसको कहा जाता है, ओशनिक करंट्स किसको कहा जाता है? जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो जल का भाग है महासागरीय भाग में, वो तटों के सहारे एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। और ये मूवमेंट का कारण क्या है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या वजह है जिसकी वजह से कोई भी जल का भाग एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है, घूमता रहता है या एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। और ऐसी कंडीशन में होता है कि एक तट से होकर के दूसरा तट, दूसरे से तीसरा तट, और इस तरह से घूम फिर करके फिर से जल वहीं पर वापस आ जाता है। अब ये एक तरह से चक्र है जो कि आपके चल रहा है, और इस तरह का जो चक्र चलता है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं या किस तरह से हम लोग इसको जो है एक तरह से लेकर के चलेंगे या चक्र बना कैसे, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को यहाँ पे एनालिसिस करना होता है। तो पहले हम लोग वाइड रूप से पहले ये जान ले कि जलधाराएं होती क्या हैं, जलधाराओं को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, गर्म और ठंडी जलधारा किसको कहा जाता है, विषुवत रेखा में जलधारा कैसे उत्पन्न होती है, क्या वजह है जलधाराओं के उत्पन्न होने की। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके एक तरह से सब कुछ संबंधित है कुछ ना कुछ लॉ ऑफ मोशन पे। आपने न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा कि अगर कोई जल का भाग या फिर कोई भी अगर एक बॉडी कोई मूव करती है, तो अगर कोई क्रिया करती है, किसी जगह जाती है, कोई एक्शन कर रही है, कोई वर्क कर रही है, तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आप पढ़ते हैं। कुछ ऐसा ही यहां पर भी जो है आपके जलधाराओं के साथ या पवनों के साथ है। तो पवनें या जलधाराएं जो उत्पन्न होती हैं वो गति की वजह से होती हैं या मूवमेंट की वजह से होती हैं। और ये मूवमेंट आता कहां से है या किस तरह से जो है उत्पन्न होता है, वो होता है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, रोटेशन के कारण। ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन की वजह से जो विंड्स हैं, मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज विंड, प्रवाहित होती वायु को हम पवन कहते हैं। तो ड्यू टू मोशन जो कि अर्थ का मोशन है, रोटेशन ऑफ द अर्थ, उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि पवनों का प्रवाह होता है या जल का भाग एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होता है। अब ये विस्थापन कैसे होता है या किस तरह होता है, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर कोई जल का भाग है, अब जैसे पृथ्वी है, फॉर एग्जाम्पल अर्थ का सरफेस है। अब इस अर्थ के सरफेस पे हमें पता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सामने से देखने पर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन गति कर रही है, तो पृथ्वी इस दिशा में जा रही है, ऐसे घूर्णन दिशा कर रही है। और पृथ्वी की सबसे बड़ी त्रिज्या कहां पे है? विषुवत रेखा पे। विषुवत रेखा पे सबसे बड़ा सर्कल है, बिगेस्ट सर्कल है, ये आप पढ़ चुके हैं। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जो आपके चैप्टर था उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि पृथ्वी पर पाई जाने वाला सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? विषुवत रेखा, इक्वेटर, जहां पे सबसे बड़ी त्रिज्या पाई जाती है। तो अब जब अर्थ रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स कार्य करता है। और इस फोर्स को पहली बार जो है आपके एक तरह से जल के ऊपर और पवन के ऊपर लगता हुआ किसने बताया? न्यूटन ने। तो आप बताया था कि हाँ कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लेकिन न्यूटन ये नहीं बता रहे हैं, इसको बताया कोरियोलिस नामक वैज्ञानिक ने। तो कोरियोलिस नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जब अर्थ रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ईस्ट टू वेस्ट एक बल कार्य करता है विषुवत रेखी क्षेत्र में, और जिसकी वजह से जितना जल का भाग है या वायु का भाग है, ये विषुवत रेखी क्षेत्र में, इक्वेटोरियल रीजन में, ये पश्चिम से पूर्व की ओर आएगा। तो ये बल क्या था? इसे कहा गया कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर आधारित कोरियोलिस बल है। तो ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, जो आपके एक तरह से कहा जाए कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो मूवमेंट ऑफ ओशनिक करंट्स है, जिसको हम करंट का नाम देते हैं,
या मूवमेंट ऑफ जो है एयर है वो ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स होता है। तो ये हम लोगों को समझना है। और ये क्यों हो रहा है? ये पृथ्वी की पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गुणन गति करने की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जो है आपके बल कार्य कर रहा है। और इस बल को किसने सबसे पहले बताया? कोरियोलिस नामक वैज्ञानिक ने, जिसकी वजह से ईस्ट टू वेस्ट जो है आपके जितना भी जल का भाग है, विषुवत रेखीय क्षेत्र अगर है तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में जितना जल का भाग है हमेशा विषुवत रेखीय क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम की ओर भागता है। अगर कोई तट आ गया, अब तट पर आने की वजह से जल का भाग तट पे तो जाएगा नहीं, तो अब दो ही चीज कंडीशन होती है, या तट से वापस लौट जाता है विषुवत रेखीय क्षेत्र में, या तट के सहारे आगे बढ़ जाता है। तो जो जल का भाग विषुवत रेखीय क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आ रहा है पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से, रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से, इसे कहा जाता है विषुवत रेखीय जलधारा, इक्वेटोरियल करंट। ये विषुवत रेखीय जलधारा है। लेकिन तटों से टकराने के पश्चात वापस लौटता हुआ जल का भाग जो विषुवत रेखीय क्षेत्र में जाता है, इसको कहा जाता है विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो इक्वेटोरियल करंट विषुवत रेखीय क्षेत्र में सदैव कहां पर, किस दिशा में चलेगी? पूर्व से पश्चिम की ओर। लेकिन काउंटर इक्वेटोरियल करंट, विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा जो चलेगी वो पश्चिम से पूर्व की ओर हमेशा जाएगी। अब जो जल का भाग तट के सहारे आगे की ओर बढ़ता है, अब ये तट है, तट के सहारे ये आगे की तरफ जा रहा है जल का भाग, इसी जल के भाग को हम जलधारा कहने लगते हैं। जल का भाग जो किसी तट के सहारे मूव करता है। और ये जलधारा बहुत आसान होता है याद करना। क्यों आसान होता है? कि जितने भी जलधाराओं का नाम है वो सब तटों पर आधारित होता है। जो तट का नाम होता है वही जलधारा का नाम हो जाता है। तो मैक्सिमम केसेस में, मोर देन 90% केसेस में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जल के भाग, जलधाराओं का नामकरण जो किया गया है वो वहां पर पाई जाने वाली जल के भाग की वजह से, कोई ना कोई जल का भाग जो होता है वो आपके एक तरह से किसी तट के सहारे जाता है, तट पर उसका नाम होता है और जिसकी वजह से, उस नाम की वजह से वो आपके आगे जाना जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से आपके ये हुआ। और जिस तट के सहारे, अब जैसे तट का नाम ए है तो जलधारा का नाम भी ए हो जाएगा। तो जो है हम जलधारा ए कहने लगेंगे। जो भी तट का नाम होगा वही जलधारा का नाम हो जाता है। तो जलधारा उत्पन्न कैसे हुई? पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से, पश्चिम से पूर्व चलने की वजह से, पूर्व से पश्चिम ही जाता है जल का भाग। और यही तटों के सहारे जो आगे की तरफ बढ़ जाता है, तो इधर की ओर ये जल का भाग ये जा रहा है, यही जलधारा बन गई। और यही तटों के सहारे एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। अब मूवमेंट कैसा होता है? मूवमेंट किस तरह से करेगा, इस पे आ जाए। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम मूवमेंट को देखें कि मूवमेंट कैसा होगा, तो कोरियोलिस ने एक और जो है आपके नियम दिया। वो क्या नियम दिया? आपको पता है कि अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु पर एक बल ये लग रहा है, एक बल ये लग रहा है। मान लीजिए F1 फोर्स ये है, F2 फोर्स ये है, ये वस्तु किधर जाएगी? इन दोनों बल का जिधर रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स इधर है, इसलिए ये ऐसे मुड़ जाएगी, इधर की तरफ जाएगी। तो ये वस्तु ना इधर खींचेगी ना इधर खींचेगी, बल्कि ऐसे चलेगी। तो जैसे एक ईंटे में दो धागा बांध लीजिए और धागे को खींचते चले जाइए। जब धागे खींचते चले जाएंगे आप देखेंगे ये जो ईंटा है ये ऐसे मूव कर रहा है, धागा ऐसे मूव कर रहा है, धागा खींचते जा रहे हैं आप। जैसे जैसे खींचते जाएंगे वैसे वैसे ये चलता चला आएगा। उसी तरह से तो अब रिजल्टेंट फोर्स कहां एक्ट करता है यही आपको देखना है। जैसे अब कोई जल का भाग अगर उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है, मान लीजिए विषुवत रेखीय क्षेत्र की ओर इधर की तरफ आ रहा है, कोरियोलिस फोर्स विषुवत रेखीय क्षेत्र में किधर लग रहा है? ईस्ट टू वेस्ट, जिसकी वजह से जल का भाग जो इधर आ रहा था वो इधर भाग जाएगा, ऐसे चला जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स क्योंकि इधर है। इसी तरह से अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में देखें, दक्षिणी गोलार्ध में जल का भाग इधर आना है और इधर आने की वजह से क्या हुआ, ये जल का भाग अब इसके ऊपर जो कोरियोलिस बल है वो इधर से कार्य करेगा, कोरियोलिस बल इधर से कार्य कर रहा है, तो जल इधर जाना चाहिए लेकिन कोरियोलिस बल इधर लग रहा है, तो दो फोर्सेस लग रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा? यहां। तो फेरेल नामक एक वैज्ञानिक थे,
उन्होंने बताया कोरियोलिस नामक बल जो होता है, कोरियोलिस बल जो होता है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के भाग और वायु के भाग को दिशा बदल देता है, उनकी दिशाओं को बदल देता है, उनके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। जो भी मूवमेंट होता है जल का, वो जल जो है आपके जल का मूवमेंट है या वायु का मूवमेंट है, वो चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? इसी वजह से कि जल अपनी वजह से, अपने बल की वजह से इधर आना चाह रहा था, लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति है, इधर से बल लग रहा है, बल यहां लग रहा था, इसलिए ये जो जल इधर आना चाहिए था इधर डिफ्लेक्ट कर गया, इधर डिफ्लेक्ट कर गया। जल जो इधर आना चाहिए था, कोरियोलिस बल इधर की तरफ से लग रहा है और इधर की तरफ लगने की वजह से डिफ्लेक्ट कर किधर कर जाएगा? इस तरफ, इस ओर डिफ्लेक्ट कर गया। तो फेरेल ने नियम क्या दे डाला? फेरेल का नियम क्या है? फेरेल ने नियम दे डाला कि उत्तरी गोलार्ध में सभी जलधाराएं तथा पवनें अपनी दिशा से दाहिनी ओर विचलित हो जाती हैं, राइट हैंड साइड पे। दक्षिणी गोलार्ध में सभी जलधाराएं तथा पवनें अपनी दिशा से बाईं ओर विचलित हो जाती हैं। तो ये आपके एक तरह से कॉन्सेप्ट दिया गया इस जो है आपके फेरेल ने। तो फेरेल का लॉ क्या कहता है? फेरेल का लॉ यह कहता है कि पृथ्वी की सतह पर कोरियोलिस बल के लगने की वजह से क्या होता है? जल का भाग और पवन का भाग, दोनों जलधाराएं तथा पवनें अपनी दिशा से विचलित हो जाती हैं और उत्तरी गोलार्ध की सभी जलधाराएं तथा पवनें अपनी दिशा से दाहिनी ओर और दक्षिण गोलार्ध की सभी जलधाराएं तथा पवनें अपनी दिशा से बाईं ओर विचलित हो जाएंगी, डिविएट कर जाएंगी। यह नियम था फेरेल का। और फेरेल के नियम को अगर आप लगाएं, उत्तरी गोलार्ध है, जल के भाग को इधर आना चाहिए, इधर नहीं आएगा, अपनी दिशा से दाहिनी ओर विचलित हो जाएगा। जाना इसको ऐसे चाहिए, अपनी दिशा से दाहिनी ओर विचलित हो जाएगा। जाना ऐसे चाहिए, अपनी दिशा से दाहिनी ओर विचलित हो जाएगा। जाना ऐसे चाहिए, अपनी दिशा से दाहिनी ओर विचलित हो जाएगा। जाना ऐसे चाहिए, अपनी दिशा से दाहिनी ओर विचलित हो जाएगा। तो जल का भाग जहां से चला यहीं पर वापस लौट आया। उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिण गोलार्ध में आ जाइए, जल के भाग को ऐसे जाना चाहिए था, फेरेल के नियम को फॉलो कर रहा है। फेरेल का नियम क्या कह रहा है? दक्षिण गोलार्ध की सभी जलधाराएं तथा पवनें अपने दिशा से बाईं ओर विचलित हो जाती हैं। तो जाना इसको ऐसे चाहिए, चले जाएगा बाईं ओर। जाना ऐसे चाहिए, बाईं ओर विचलित हो जाएगा। 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 और जल का भाग जहां से शुरू हुआ वहीं पर वापस पहुंच गया। तो फेरेल ने क्या नियम दे डाला? फेरेल ने क्या कहा? फेरेल ने यह कहा कि पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से कोरियोलिस बल कार्य करता है। कोरियोलिस बल के जलधाराओं तथा पवनों पर कार्य करने की वजह से क्या होता है कि जितने भी जल के भाग हैं या जो पवनों के भाग हैं वो अपनी दिशा से दाहिनी ओर विचलित हो जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण गोलार्ध में अपनी दिशा से बाईं ओर विचलित हो जाते हैं। अब आगे उन्होंने क्या कहा? फेरेल ने यही कहा कि जलधाराएं अपनी दिशा से दाहिनी ओर विचलित होकर के घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है चक्र का निर्माण करती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं तथा पवनें अपनी दिशा से बाईं ओर विचलित होकर के जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती हैं। तो अब उत्तरी गोलार्ध की सभी जलधाराएं क्या होंगी? अपनी दिशा से दाहिनी ओर चलेंगी। दक्षिण गोलार्ध की सभी जलधाराएं क्या होंगी? अपनी दिशा से बाईं ओर विचलित होंगी। और घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे घड़ी चलती है, सुई चलती है, सुई इस डायरेक्शन में मूव करती है, उल्टी तो घूमती नहीं है, ऐसे घूमेगी, इसे कहा जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो है आपके एक तरह से एक ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में चलने वाली डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिसको कहा जाता है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में सभी जलधाराएं इस तरह से चलेंगी। अब इसी नियम को दिमाग में रखे रहिएगा, क्योंकि अभी हम लोग जब जलधाराएं पढ़ेंगे ये सारे नियम अभी लगेंगे कि उत्तरी गोलार्ध की सभी जलधाराएं तथा पवनें विश्वतरेखीय क्षेत्र में, क्योंकि विश्वतरेखीय क्षेत्र में कोरियोलिस बल कार्य कर रहा है, उच्च अक्षांशों पे नहीं कार्य करता कोरियोलिस बल। क्यों नहीं कार्य करेगा? क्योंकि विश्वतरेखीय क्षेत्र पर ही ज्यादा त्रिज्या है, इसलिए घूर्णन दिशा, जो घूर्णन गति होती है वो सबसे ज्यादा गति होती है आपके विश्वतरेखीय क्षेत्र में, इसलिए विपरीत दिशा में बल लगेगा। लेकिन यहां पर क्योंकि गति कम होती है पृथ्वी की, इसलिए यहां पर जो है आपकी गति कम होगी तो रिएक्शन फोर्स कम होगा, इसलिए कोरियोलिस बल नगण्य मात्र होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसलिए उच्च अक्षांशों पर जो है आपके कोरियोलिस बल का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ज्यादातर विश्वतरेखीय क्षेत्र जो होते हैं यहीं पर कोरियोलिस बल कार्य करता है। तो ये घड़ी की दिशा में
और घड़ी के विपरीत दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो जल के भाग मूव करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं, वो कहां पे करते हैं, ज्यादातर विषुवतरेखीय क्षेत्र में। ये नियम कहां लगता है, विषुवतरेखीय क्षेत्र में अधिकांशतः। उच्च अक्षांशों पे ये नियम काम नहीं करते। ये जलधाराएं इस जो है नियम को फॉलो नहीं करेंगी, ऊपर कहीं पर भी जा सकती है, कोई जरूरी नहीं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी जा सकती है। तो वहां पर डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, जलधाराओं के जो है आपके जल के जो है आपके दाबांतर पे, प्रेशर डिफरेंस पे। तो इस पे जो है आपके डिपेंडेंट होता है कि एक जगह से जल का भाग दूसरी जगह जा रहा है तो वो आपके एक तरह से पवनों पर डिसाइड करता है, दाबांतर पे डिसाइड करता है, टेम्परेचर डिफरेंस पे डिसाइड। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो इन जलधाराओं की उत्पत्ति करती है। लेकिन बेसिक कारण क्या है जलधाराओं की उत्पत्ति होने का, पृथ्वी की घूर्णन गति, रोटेशन। अब एक सिविल में एक प्रश्न आया था कि यदि पृथ्वी की घूर्णन दिशा को रोक दिया जाए तो पृथ्वी पर क्या क्या कार्य होगा, निम्न में से क्या क्या कार्य होगा, उसमें कई ऑप्शन दिए थे। पृथ्वी की घूर्णन दिशा को रोक दिया जाए तो सबसे पहली चीज दिन और रात बनना रुक जाएगा। जो भाग सूर्य की ओर है वहां पे हमेशा दिन रहेगा और जो भाग विपरीत है वो क्या है, हमेशा रात रहेगी। जहां दिन है वहां दिन रहेगा हमेशा, और जहां रात है वहां हमेशा रात होगी। ना सूर्य उगेगा ना डूबेगा, जहां सूर्य है वहीं पर दिखाई पड़ता रहेगा हमेशा के लिए। तो पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से जो है पृथ्वी पर क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। तो पृथ्वी की घूर्णन गति रोक दिया जाए तो पहली चीज क्या होगी, दिन रात बनना बंद हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या होगी, पृथ्वी पर जलधाराओं का प्रवाह रुक जाएगा। जलधाराएं कैसे क्यों मूव करती हैं, पृथ्वी के मोशन की वजह से। तीसरी चीज क्या होगी, पृथ्वी की सतह पर जो है पवनों का प्रवाह रुक जाएगा। एयर का सर्कुलेशन एक जगह से दूसरी जगह क्यों होता है, इसी वजह से होता है। तो जो आपके घूर्णन गति है, तो घूर्णन गति जो है ये आपके अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से कार्य कर रही है। इसलिए ज्यादातर देखा गया है कि जो आपके इस तरह के प्रश्न होते हैं वो इसी तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके इसमें बनते हैं। तो पृथ्वी की घूर्णन दिशा को अगर रोक दिया जाएगा तो जलधारा रुक जाएगी। तो ये जो आपके नियम दिया फेरेल ने, तो फेरेल का नियम क्या था कि उत्तरी गोलार्ध की सभी जलधाराएं तब अपने अपने दिशा से दाहिनी ओर विचलित होकर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है चक्र का निर्माण करती हैं। दक्षिण गोलार्ध की सभी जलधाराएं तथा अपने अपने दिशा से बाईं ओर विचलित होकर के घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है आपके चक्र का निर्माण करती है। अब बात ये आती है, अब देखिए इसमें होता क्या है कि कुछ ऐसे जल के भाग जो आपके पाए जाते हैं जिसमें कि आपका जल का भाग जो है एक तरह से ये कहा जाए कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो टेम्परेचर चेंज होगा। अब जलधाराओं को दो तरीके से और बांटा जाता है। एक होती है गर्म जलधारा, वार्म करंट, एक होती है ठंडी जलधारा, कोल्ड करंट। अभी जलधाराओं को फर्दर अभी हम लोग बांटेंगे। अभी ये पहला तरीका है। पहला तरीका क्या है, गर्म और ठंडी जलधारा। गर्म और ठंडी जलधारा का कॉन्सेप्ट क्या है, गर्म किसको कहेंगे, ठंडी किसको कहेंगे, इसको भी देखिए कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट इस तरह से समझ में हम लोगों को आ सकता है कि अगर हम ये कहें जल का भाग है और जल का भाग एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, ये स्थलीय भाग है, स्थल ठोस होता है। यहां पे टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री है, यहां पे 35 डिग्री है, यहां पे 20 डिग्री है, यहां पे 10 डिग्री है। इसी तरह से 35 डिग्री यहां मान लीजिए, 20 डिग्री यहां मान लीजिए, 10 डिग्री यहां मान लीजिए। विषुवत रेखा पे सबसे ज्यादा जल का टेम्परेचर होता है और जैसे जैसे ध्रुवीय क्षेत्र में हम लोग जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता चला जाता है। ठोस सॉलिड जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। तो ठोस जो होता है वो क्या होता है, जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होता है, दोनों काम होते हैं। जबकि द्रवीय भाग देर में गर्म होता है और देर तक गर्म रहता है। तो अब मान लीजिए कि यहां से यहां पर जो जल का भाग है, स्थल का तापमान 40 डिग्री, हमने जल का भी तापमान 40 डिग्री ही मान लिया। अगर हम यहां से यहां पर चलेंगे तो स्थलीय क्षेत्र का तापमान 40 से 10 हो गया, लेकिन क्या जल का तापमान इतनी जल्दी कम हो जाएगा? नहीं,
इतनी जल्दी ये ऊष्मा नहीं देता, ना इतनी जल्दी गर्म होगा ये। तो अगर मान लीजिए यहां से यहां जल का भाग जा रहा है तो इतनी जल्दी आपके टेम्परेचर इसका कम नहीं होगा। तो 40 से यहां 35 हुआ है, हो सकता है कि यहां पे 38 रहे। यहां 20 डिग्री हो गया है स्थल का, लेकिन जल का तापमान यहां पे हो सकता है कि 25 डिग्री सेल्सियस रहे। यहां 10 डिग्री हो गया है, लेकिन यहां पर हो सकता है 18 डिग्री सेल्सियस रहे। तो यहां पर 18 डिग्री सेल्सियस का जल पहुंच रहा है इस 10 डिग्री सेल्सियस वाले स्थल पर। इतनी जल्दी कम नहीं होगा टेम्परेचर, जबकि स्थल का जो है जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। जल्दी ठंडा हो गया स्थल, लेकिन जल का भाग इतनी जल्दी ठंडा नहीं हुआ। तो 10 डिग्री सेल्सियस के स्थल पर जल आ रहा है 18 डिग्री सेल्सियस का। तो यहां पर व्यक्ति अगर इस जल को छुएगा तो उसके कंपैरिजन में क्या होगा, उसको क्या लगेगा, ठंडा पानी आ रहा है, कंपैरेटिवली गर्म जल आ रहा है। इसी का जस्ट उल्टा अगर लगे कि अब इस गर्म स्थल, इस ठंडे स्थल पर जो है आपके ठंडे स्थल पर 10 डिग्री सेल्सियस वाला स्थान पर जब 18 डिग्री सेल्सियस का जल आ रहा है, तो ज्यादा तापमान वाला जल आ रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, गर्म जल आ रहा है। हमने बोल दिया ठंडा जल, गर्म जल आ रहा है, तो इसलिए ये गर्म जल की तरह काम करेगा, इसलिए ये वार्म करंट होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पे 10 डिग्री सेल्सियस का अगर हम जल ले लें, तो यहां तक जल पहुंचने में 40 डिग्री सेल्सियस स्थल का तापमान है, लेकिन 40 यहां नहीं हो पाएगा। इतनी जल्दी जल का तापमान नहीं बढ़ता जितना स्थल का बढ़ता है। स्थल का 10 से 40 हो गया, लेकिन जल का 10 से 40 नहीं होगा, हो सकता है 30 डिग्री का जल यहां पहुंचे। तो 40 डिग्री वाले स्थान पर, तट पर 30 डिग्री का जल पहुंच रहा है, इसलिए यहां का आदमी जब इस जल को छुएगा तो उसको क्या लगेगा, ठंडा लगेगा ये जल। इसलिए इसके लिए क्या होगा, ये कोल्ड करंट हो गई। एक एग्जाम्पल हम बताते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल जो हम लोग महसूस करते हैं। जो आपके ट्यूबवेल के पानी होते हैं, या बोरिंग का पानी होता है, या कुएं से हम लोग पानी निकालते हैं। गर्मी के दिनों में जब हम पानी निकालते हैं तो हमें क्या लगता है, ठंडा पानी आ रहा है। अब ठंडे के दिनों में जब हम पानी निकालते हैं तो हमें क्या लगता है, गर्म पानी आ रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्या अंदर फ्रिज या फिर गीजर जो है फिट है? जमीन के नीचे गीजर फिट है, वो गर्म गर्म पानी बाहर फेंक रहा है, और अंदर फ्रिज फिट है जो ठंडा ठंडा पानी फेंक रहा है? ऐसा नहीं है। पृथ्वी के भीतर अगर हम कहें तो जो जल है उसका तापमान कांस्टेंट रहता है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता। ऊपर का गर्मी के दिनों में अगर मान लीजिए हमारे यहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है, सर्दी के दिनों में यही तापमान मान लीजिए 2 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन जल का तापमान जो है 45 से 2 डिग्री सेल्सियस इतना रेंज नहीं होता। बहुत ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा गर्म होगा गर्मी के दिनों में, तो 25 डिग्री तक गर्म हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा ठंडा होगा तो 18 डिग्री 17 डिग्री इस तरह से ठंडा हो जाएगा। बस गर्मी का दिन है, 25 डिग्री तापमान है जल का, जल बाहर निकल रहा है। बाहर का तापमान कितना है, 45 डिग्री सेल्सियस। 45 डिग्री सेल्सियस वाले स्थान पर जब 25 डिग्री तापमान वाला जो है जल आएगा तो उसके लिए क्या होगा, इसे लगेगा ठंडा जल आ रहा है। या आप इसे कांस्टेंट टेम्परेचर भी मान सकते हैं। नीचे एक कांस्टेंट टेम्परेचर मान लीजिए कि भूमिगत जल का एक कांस्टेंट टेम्परेचर बना हुआ है, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस हमने मान लिया, ये फिक्स है टेम्परेचर, ना तो बढ़ रहा है ना घट हो रहा है। ऑन एन एवरेज लगभग उतना ही तापमान रहता है नीचे वाले जल का। तो अब गर्मी के दिनों में जब हम बाहर निकालेंगे तो 45 डिग्री सेल्सियस बाहर का तापमान, अंदर से 20 डिग्री सेल्सियस का जल आ रहा है। क्या लगेगा आपको, कम तापमान का जल आ रहा है, इसके मतलब ठंडा ठंडा जल लगेगा गर्मी के दिनों में। सर्दी के दिनों में ये क्या है, यही 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान का जल 2 डिग्री सेल्सियस वाले ठंडे स्थान पर पहुंच रहा है। तो बाहर स्थल का तापमान क्या है, 2 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जल का तापमान अंदर तो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो 20 डिग्री सेल्सियस का जल जब बाहर आता है तो सर्दी के दिनों में क्या लगेगा, हमें लगेगा गरम गरम पानी आ रहा है। तो पानी गर्म ठंडा नहीं हो रहा है, पानी का कांस्टेंट टेम्परेचर हमने 20 डिग्री सेल्सियस मान लिया, बाहर का एनवायरमेंट का टेम्परेचर जो है ये आपके बदल रहा है। तो अगर हम कहते हैं कि गर्म जलधारा, तो गर्म जलधारा का कभी दिमाग में यह मत रखिएगा कि गर्म जलधारा का पानी गर्म होगा और ठंडी जलधारा का पानी ठंडा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जल जहां जाता है तट का तापमान क्या है वो डिसाइड करेगा। जैसे मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान का जल है और 30 डिग्री सेल्सियस तापमान का जल है। अगर हम कहेंगे दोनों में से कौन गर्म जलधारा कौन ठंडी जलधारा,
10 डिग्री सेल्सियस वाली गर्म होगी या 30 डिग्री सेल्सियस वाली गर्म होगी? आप कहेंगे 30 डिग्री सेल्सियस वाली गर्म होगी। ठंडी कौन होगी? आप कहेंगे 10 डिग्री सेल्सियस वाली। हम देखिए इसको उल्टा करे दे रहे हैं, इसको गर्म बना दे रहे हैं, इसको ठंडा बना दे रहे हैं। कैसे? 10 डिग्री सेल्सियस वाला जल ऐसे स्थल पर जा रहा है जहां का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस है। इस तट के तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है और यहां पर पानी पहुंच रहा है 10 डिग्री सेल्सियस का। क्या होगा? ये यहां की तुलना में ये गर्म जल है, इसलिए गर्म जो है आपके जलधारा हो गई। टेम्परेचर जबकि कम है देखिए, और 30 डिग्री सेल्सियस का जल आ रहा है। कहां से आ रहा है? मान लीजिए कि जहां पे आ रहा है उस तट का तापमान इस समय मान लीजिए कि यहां पर जो टेम्परेचर है वो है 42 डिग्री सेल्सियस। अब तट का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है, उसके तट पर पानी जो आ रहा है वो 30 डिग्री सेल्सियस का कम जल का आ रहा है। तो जब यहां पे व्यक्ति इस जल को छुएगा तो उसे ठंडा पानी महसूस होगा, ये ठंडी जलधारा हो गई। तो तट का तापमान डिसाइड करेगा कि ये जलधारा ठंडी है या गर्म है। तो अगर तट का तापमान यहीं पे 42 डिग्री है तो ये ठंडी जलधारा होगी। अगर 10 डिग्री सेल्सियस के तट पर अगर 30 डिग्री सेल्सियस का यही जल पहुंच रहा है तो इसके लिए गर्म जलधारा हो गई। तो गर्म और ठंडी स्वयं के तापमान से मतलब नहीं होता है, एनवायरमेंट के तापमान से मतलब होता है। भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर ठंडा और गर्म नहीं हो रहा है, बाहर का टेम्परेचर गर्म और ठंडा हो रहा है। जब तापमान बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है गर्मी के दिनों में तो हमें यही पानी ठंडा लगने लगता है, और जब यहां पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है बाहर का तो हमें यही पानी गर्म लगने लगता है। वही जल है, तापमान उतना ही है। इसलिए गर्म और ठंडी जलधारा का कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहां से देख लें। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद करना कि जो जलधाराएं विषुवतरेखी क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाती हैं वो सदैव क्या होंगी? गर्म जलधाराएं। सिंपल सा अब एग्जाम्पल हमने देखिए आपको बता दिया। वो जलधाराएं जो ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवतरेखी क्षेत्र की ओर आ रही हैं वो जलधाराएं क्या होंगी? ठंडी जलधाराएं। सिंपल सा ठंडी और गर्म जलधारा का कॉन्सेप्ट बन गया। या विषुवतरेखी क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ सारी तो जाएंगी नहीं, आप सीधे सीधे कहिए वो जलधाराएं जो उच्च अक्षांश से 90 डिग्री उच्च अक्षांश हुआ, ये निम्न अक्षांश हुआ 0 डिग्री। जो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जलधारा आ रही है वो ठंडी होगी, और जो निम्न से उच्च अक्षांश की ओर जा रही है वो क्या होगी? गर्म होगी। तो इसके मतलब क्या हुआ? इसके मतलब अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम ये देखेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई विषुवतरेखी क्षेत्र ये है, ये मान लीजिए ध्रुवीय क्षेत्र है 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ, तो कोई अगर जल का भाग निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाता है, 0 से 90 की तरफ जा रहा है, तो वो गर्म जलधारा होगी। ये गर्म जलधारा है, वार्म करंट है। लेकिन कोई जल का भाग उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आएगा, उच्च से निम्न अक्षांश की ओर आएगा, तो ये क्या हो जाएगी? ठंडी जलधारा हो जाएगी। तो जलधाराओं के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को बस ये देखना होता है कि गर्म ठंडी किस आधार पर होगी, या कौन सी ठंडी जलधारा होगी और कौन सी गर्म जलधारा होगी। तो ठंडी जलधारा कौन सी है? वो जलधाराएं हैं जो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलती हैं, अर्थात ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवतरेखी क्षेत्र की ओर, या दूसरे शब्दों में उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आने वाली जलधारा ठंडी होती है। उल्टा कर दें, निम्न से उच्च अक्षांश की ओर जाने वाली जलधाराएं क्या होंगी? गर्म होंगी। बस इतना सा सिंपल सा आप चीजें दिमाग में रखिए। कोई भी जलधारा गर्म है ठंडी है ये आप खुद ब खुद डिसाइड कर लेंगे, याद नहीं करना है आपको कि ये गर्म जलधारा है ये ठंडी जलधारा है। कोई बस ये कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखिएगा, निम्न से उच्च अक्षांश की ओर चलने वाली जलधाराएं गर्म होगी, उच्च से निम्न अक्षांश की ओर चलने वाली जलधाराएं ठंडी होंगी। बस इतनी चीज याद रखिए, इससे क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि कोई भी जलधारा होगी निम्न से उच्च अक्षांश की ओर जा रही होगी। अगर कोई जलधारा है, मान लीजिए हमने कहा 10 डिग्री उत्तर से जो है 45 डिग्री उत्तर की तरफ जा रही है, तो ये जलधारा क्या होगी? निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जा रही, गर्म होगी। हमने कहा 20 डिग्री दक्षिण से 60 डिग्री दक्षिण की तरफ कोई जलधारा जा रही है, तो निम्न से उच्च अक्षांश की ओर जा रही है। 20 से 60 निम्न से उच्च हो गया तो गर्म जलधारा हो गई। और अगर हमने कहा 60 से 20 पे जा रही है तो उच्च से निम्न की ओर जा रही है, इसका मतलब क्या हो गई? ठंडी जलधारा हो गई। ये ठंडी जलधारा हो गई।
तो निम्न से उच्च अक्षांश की ओर चलने वाली जलधाराएं गर्म होती हैं और उच्च से निम्न अक्षांश की ओर चलने वाली जल ठंडी होती है। अब इन्हीं जलधाराओं में अगर आप देखें तो गर्म और ठंडे का कॉन्सेप्ट तो हमें मिल गया। अब कुछ जलधाराओं का, जैसे अभी हम लोग ने डिवाइड किया, जलधारा एक ठंडी हो सकती है, एक गर्म हो सकती है। कुछ जलधाराएं ऐसी होती हैं जो एक तरह से, अब कैसे डिसाइड करा जाए, जलधाराएं कितना जल लेके जा रही हैं और कितनी गति से जा रही हैं। कम जल धीमी गति से चल रहा है, और अधिक जल और अधिक तेजी से चल रहा है, और बहुत विशाल जल का भाग बहुत तेजी से जा रहा है, स्पीड ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में जो है आपके, इनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओशनिक करंट्स में अगर हम बात करें तो 3 शब्द यूज होते हैं। ये होते हैं आपके, जैसे टाइप ऑफ करंट्स में हमने गर्म और ठंडी जलधारा पढ़ लिया। गर्म जलधारा वो जलधारा है जो निम्न से उच्च अक्षांश की ओर जाती हैं। ठंडी जलधारा वो जलधारा है उच्च से निम्न अक्षांश की ओर आती है। ये हम लोग जान गए। अब आइए, इन जलधाराओं को, उष्णिक करंट्स को हम एक तरह से और डिवाइड करते हैं। इनको स्ट्रीम भी कहते हैं, इनको करंट भी कहते हैं, इनको ड्रिफ्ट भी कहते हैं। कहीं कहीं पर आप देखेंगे जलधारा बोला जाएगा हिंदी में लेकिन कहीं करंट लिखा जाएगा, जलधारा बोला जाएगा हिंदी में लेकिन कहीं ड्रिफ्ट लिखा जाएगा, जलधारा बोला जाएगा लेकिन कहीं कहीं जो है स्ट्रीम बोला जाएगा। बहुत कम जल का भाग जब धीमी गति से प्रवाहित होता है, स्पीड जो है अगर हम लें तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे, इस तरह से बहुत स्लो स्पीड में, और कम जल का भाग, तो उसे कहा जाता है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब होता है रेंगना। रेंगने को, रेंगना मतलब धीमे धीमे चलना, स्लो मोशन में, तो उसको क्या कहते हैं? ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्ट करना, रेंगना। तो जल जब बहुत धीमी गति से चलता है तो ऐसे कंडीशन में कम जल का भाग होता है, धीमी गति से जाता है, तो उसे हम ड्रिफ्ट कहते हैं। और विशाल जल का भाग हो गया और तेज गति से जाने लगा, हो सकता है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो जाए, स्पीड बढ़ गई, जल की मात्रा ज्यादा हो गई। जब जल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी, तो कहीं कहीं पर उसका नाम हो जाएगा करंट। ये डिसाइड कौन होगा, करेगा? कहीं कहीं पर, अब इसको आपको लर्न नहीं करना है, आप रटना नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर जलधाराओं को स्ट्रीम बोल दिया जाएगा, कहीं पर करंट बोल दिया जाएगा, कहीं पर ड्रिफ्ट बोल दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि जल का कितना भाग ड्रिफ्ट कर रहा है, कितनी स्पीड से कर रहा है। धीमी गति से कम जल का भाग एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ड्रिफ्ट कहलाएगा। विशाल जल का भाग अगर जाता है, मान लीजिए 2 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 6 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या हो जाएगा? वो आपके करंट कहलाने लगेगा। और स्ट्रीम जब कहलाएगा जब बहुत विशाल जल का भाग बहुत तेज गति से चलता है, जब स्पीड जो है मोर देन 6 जो है किलोमीटर पर आवर की स्पीड होने लगती है लगभग, तो ऐसी कंडीशन में आप उससे क्या कर सकते हैं? स्ट्रीम। तो एक्चुअल में क्या है? ड्रिफ्ट, करंट और स्ट्रीम का जो आपके कॉन्सेप्ट है वो गति से नहीं है। गति तो हमने एक एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन मेनली किससे है? जल की मात्रा से है। जब कम जल का मात्रा एक जगह से दूसरी जगह, एक तट से दूसरी तट जाता है, तो वो ड्रिफ्ट कहलाता है। जब और विशाल जल का भाग मूव करता है जब किसी तट के सहारे, तो वो करंट कहलाता है। और जब बहुत विशाल जल का भाग तूफानी लहरों के साथ जो है आपके एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करता है, उसी को हम लोग स्ट्रीम कहने लगते हैं। तो ये जलधाराएं जो है आपके स्ट्रीम का रूप ले लेती हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो आपके कहीं कहीं पर हम लोग इसको स्ट्रीम बोलेंगे, कहीं कहीं पर हम लोग करंट बोलेंगे, और कहीं कहीं पर इसी जलधारा को हम ड्रिफ्ट के नाम से जानेंगे। तो इस तरह से आपके जल के भाग होते हैं। अब ये तो उष्णिक करंट से, कहीं कहीं पर जैसे हम लोग ने एक तरीका ये था कि गर्म और ठंडी जलधारा, दूसरा तरीका ये था कि कहीं कहीं पर आपके वार्म जो आपके जलधाराएं हैं वो कहीं पर करंट्स कहलाएंगे, कहीं पर जो है आपके स्ट्रीम कहलाते हैं, कहीं पर जो है आपके ड्रिफ्ट कहलाते हैं। क्योंकि नॉर्मली ऑन एन एवरेज ज्यादातर सब करंट्स होती हैं जो औसत होती हैं। बहुत ज्यादा जल का भाग बहुत ज्यादा तेज गति से चलना और बहुत कम जल का भाग बहुत कम होती है। तो ड्रिफ्ट जो है और स्ट्रीम बहुत कम मिलेगी, लेकिन ज्यादातर सब क्या होती हैं? करंट। इसीलिए टॉपिक का नाम भी क्या होता है? उष्णिक करंट्स। उष्णिक स्ट्रीम नहीं दिया गया टॉपिक का नाम, उष्णिक स्ट्रीम जो है ड्रिफ्ट नहीं दिया गया, उष्णिक करंट्स कह दिया गया। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ज्यादातर जलधाराएं
ऑन एन एवरेज गति से जल का प्रवाह जो है प्रवाह होता है, ना बहुत तेज होता है ना बहुत कम होता है, ना बहुत ज्यादा जल की मात्रा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ना बहुत कम जल की मात्रा जाती है। एक समान जल की मात्रा महासागर में एक तट से दूसरे तट की तरफ जाती रहती है। उसी को हम लोग क्या कहने लगते हैं, महासागरीय जलधाराएं, ओशनिक करंट्स उनको हम लोग कहते हैं। तो अब ये ओशनिक करंट्स का टॉपिक होता है। अब बात ये आती है कि ओशनिक करंट को और कैसे हम जो है डिवाइड करेंगे और कैसे पढ़ेंगे। तो ओशनिक करंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला, प्रशांत महासागरीय जलधाराएं, पैसिफिक ओशनिक करंट्स। इसी तरह से दूसरी है अटलांटिक महासागरीय जलधाराएं, तो अटलांटिक ओशनिक करंट्स हो जाएंगे। फिर इसी तरह से तीसरी क्या है, तीसरी है आपके हिंद महासागरीय जलधाराएं, इंडियन ओशनिक करंट्स। तो 3 भाग में इसको बांटा गया। अब आपके दिमाग में एक बात उठेगी कि महासागर तो 4 हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और जो है आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर की जलधाराएं कहां चली गई? तो आर्कटिक महासागरीय जलधाराएं कहां चली गई? तो ये बनती ही नहीं है, होती ही नहीं है। क्यों नहीं बनेगी? इसलिए नहीं बनेगी तो जलधाराएं की उत्पत्ति कैसे हो रही थी? विश्वतरेखीय क्षेत्र में घूर्णन गति की वजह से कोरियोलिस बल, और विश्वतरेखीय क्षेत्र कितने महासागरों से होकर के जाता है? महासागरों को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 3 महासागर से, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। जब विश्वतरेखीय क्षेत्र 3 ही जगह पाया जाएगा तो विश्वतरेखीय जलधाराएं भी 3 ही जगह बनेगी। फिर विपरीत विश्वतरेखीय जलधाराएं भी 3 जगह बनेगी। जलधाराओं की उत्पत्ति भी 3 ही जो है महासागर में होगी। चौथा महासागर में जो है आपके एक तरह से विश्वत रेखा है ही नहीं, और जब विश्वत रेखा नहीं है तो जलधाराओं की उत्पत्ति नहीं होगी। इसीलिए जलधाराओं को हम ये 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ सकता था, इसलिए हमने पहले ही इसको क्लियर कर दिया कि आपके दिमाग में आता कि अटलांटिक महासागरीय जलधाराएं क्यों नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अटलांटिक महासागरीय कोई जलधारा नहीं है। अटलांटिक महासागर में जल का प्रवाह हो जाता है, जल चला जाता है, वो भी अटलांटिक महासागर से गुजर करके या प्रशांत महासागर से गुजर करके, लेकिन वहां पर जलधाराओं की उत्पत्ति नहीं होती। तो इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से किस महासागर में जलधाराओं की उत्पत्ति नहीं होती? तो कहां पे जलधाराओं की उत्पत्ति नहीं होगी? विश्वतरेखीय क्षेत्र में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस बल वहां पे कार्य नहीं करेगा। देख लीजिए, वर्ल्ड का मैप है, विश्वत रेखा ये जा रही है, ये लाइन है, तो विश्वत रेखा प्रशांत महासागर से होकर जा रही है, विश्वत रेखा अटलांटिक महासागर से होकर जा रही है। इसलिए विश्वत रेखीय क्षेत्र में जल का भाग ऐसे मूव करेगा, यहां पर भी मूव करेगा, हिंद महासागर में भी मूव करेगा, लेकिन आर्कटिक महासागर तो ये ऊपर है, यहां तो विश्वत रेखा है ही नहीं। जब विश्वत रेखा नहीं है तो विश्वत रेखीय जलधाराओं की उत्पत्ति नहीं होगी। जब विश्वत रेखीय जलधाराओं की उत्पत्ति नहीं होगी तो किसी भी जलधारा की उत्पत्ति नहीं होगी। तो इसलिए सारी जलधाराएं विश्वत रेखीय जलधाराओं से बनी हुई है। तो इसलिए जो है इनकी उत्पत्ति इस प्रकार से होती है। तो 3 जगह पे 3 जो है आपके विश्वत रेखीय क्षेत्र पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में। इसलिए इन्हीं 3 जगह पर आपकी उत्पत्ति यहां पर होती है। जैसे एक प्रश्न हमने आपको बताया था जब महासागरों का विश्व वितरण पढ़ रहे थे, तो हमने आपको बताया था कौन सा ऐसा महासागर है जिसका सबसे कम तापमान होगा? आंसर क्या हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ध्रुवीय क्षेत्र में इसका विस्तार है, बाकी अन्य महासागरों का विस्तार पूरे में है, विश्वतरेखीय क्षेत्र में भी है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी है। अगर प्रश्न कहा जाए सबसे गर्म महासागर कौन सा होगा, तो आंसर नहीं है, कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, एब्सर्ड हो गया क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि गर्म, जितना गर्म ये है उतना ही गर्म यहां पर भी हो सकता है, उतना ही गर्म यहां पर भी हो सकता है। और जगह जगह अटलांटिक महासागर, कोई एक अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर या हिंद महासागर में एक समान तापमान थोड़ी है। विश्वत रेखा पे अलग तापमान है, उच्च अक्षांश पे और कम तापमान है, और उच्च अक्षांश पे और कम तापमान है। तो प्रश्न ये तो बन सकता है
कि निम्न में से किस महासागर में जो है आपके सबसे कम तापमान पाया जाता है? आर्कटिक महासागर। तर्क है इसमें, रीजन है। क्यों? क्योंकि विषुवतरेखीय क्षेत्र नहीं है, ध्रुव के नजदीक है, इसलिए कम तापमान होगा। लेकिन अगर प्रश्न आपसे कहे, अब आप कहेंगे कि जब कम तापमान हो सकता तो ज्यादा क्यों नहीं हो सकता? ज्यादा नहीं बन सकता, कॉन्सेप्ट नहीं है। वजह यह है कि गर्म तापमान, गर्म कैसे निकालेंगे आप? ये भी गर्म हो सकता है, ये भी गर्म हो सकता है, ये भी गर्म हो सकता है। जैसे नदियां हैं, विश्व में सबसे लंबी नदी आपने पढ़ी होगी, विश्व में सबसे छोटी नदी कभी पढ़ा है? बनेगा ही नहीं कॉन्सेप्ट। छोटी नदी क्या मतलब? एक फलांग भी जो है बह गई कोई नदी तो वो सबसे छोटी हो जाएगी, नदी की परिभाषा हो जाए। तो सबसे लंबी नदी हो सकती है, सबसे छोटी नहीं हो सकती। विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत पढ़ा होगा, क्या विश्व का सबसे नीचा पर्वत पढ़ा है? कभी नहीं मिलेगा। एक छोटा सा टीला भी होगा तो वो सबसे नीचा हो जाएगा, तो उसका आंकड़ा नहीं होगा। तो इसलिए हर चीज के आंकड़े नहीं होते। तो अगर हम कह रहे हैं कि महासागर, वो महासागर जिसका सबसे कम तापमान है, तो आंसर है आर्कटिक महासागर। लेकिन जो है आपके सबसे गर्म जो है तापमान किस महासागर का होगा, इसका आंसर नहीं है। इसको जो है हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो जितने भी इस तरह का जो क्वेश्चन बनेंगे, इन क्वेश्चनों में बस आपको यही तर्क देखना पड़ता है। और 3 महासागरीय भागों में जलधारा कैसे बनी, वो इसी से बनी। और इसी तरह से हम लोग ये देखते हैं कि जल का भाग जो आपके बनता है वो महासागरीय जो है आपके विस्तार से, क्योंकि महासागरों का विस्तार जो है विषुवतरेखीय क्षेत्र में पाया जा रहा है, जो कि प्रशांत का है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है। और इन्हीं की वजह से जो है आपके विषुवतरेखीय क्षेत्र में जल का भाग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है और जो है आपके एक तरह से महासागरीय जो है जलधाराओं का निर्माण करता है। अब देखिए एक एक करके हम लोग आ रहे हैं। जैसे प्रशांत महासागर में कितनी जलधाराएं हैं? तो अब जलधाराएं हैं आपके 7 जलधाराओं को हम लोग यहां पर आकर के पढ़ेंगे। कौन कौन सी जलधाराएं हैं और क्या क्या करती है, या किस तरह से जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। तो जलधाराओं में अगर हम लोग पढ़े तो स्टार्टिंग अगर हम लोग करते हैं तो पहले उत्तरी प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग में, फिर दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराओं को हम लोग पढ़ लेंगे। इसी तरह से उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को पढ़ लेंगे, फिर दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को पढ़ लेंगे, फिर उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराओं को पढ़ लेंगे, फिर दक्षिणी हिंद महासागर की जलधाराओं को पढ़ लेंगे। तो जलधाराओं को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, प्रशांत महासागरीय जलधारा, अटलांटिक और हिंद। और फर्दर इन 3 को 2-2 पार्ट में बांटते हैं, उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा, दक्षिण प्रशांत महासागरीय जलधारा, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा, दक्षिण अटलांटिक महासागरीय जलधारा, उत्तरी हिंद महासागरीय जलधारा, दक्षिण हिंद महासागरीय जलधारा, और जिससे विश्व की सारी जलधाराएं कवर हो जाएंगी अपने आप। तो अब देखिए जो जल का भाग है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। अब अगर हम देखें जो जल का भाग है, प्रशांत महासागर की जलधाराएं ये 7 महासागरों के रूप में जानी जा रही है। रेड से जो लिखी है ये क्या है? ये गर्म जलधाराएं हैं। और जो ब्लू से लिखी हुई है वो सब क्या है? ठंडी जलधाराएं। हमने आपको बोला कि आपको याद करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। विषुवतरेखीय क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पृथ्वी घूम रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवतरेखीय जलधारा मूव करेगी। ऐसे ये यहां पे आई, इसका मतलब इधर से आई। कुछ जल का भाग तटों से टकरा करके वापस लौट जाएगा, ये वापस लौट गया, जिसको विपरीत विषुवतरेखीय जलधारा कहा। अब कुछ जल का भाग तटों के सहारे आगे बढ़ जाएगा, ये बढ़ गया, ऐसे जा रहा है। और जल का भाग जो ऐसे जा रहा है ये क्या है? फेरेल के नियम का अनुसरण कर रहा है, अपनी दिशा से दाहिनी ओर विस्तृत होता जा रहा है। और दाहिनी ओर विस्तृत होकर के ये यहां पहुंचा, यहां पहुंचने का मतलब यहां पे आया, ये आकर के ऐसे आकर के ऐसे ये जा रहा है। ये वाला हिस्सा जो है आप यहां देख रहे हैं। ये जल का भाग क्या होता है? ये चीन के तटीय क्षेत्र, जो चीन का तटीय क्षेत्र है, यहां से होता हुआ ये जल का भाग आगे की ओर जा रहा है। तो चीन के तटीय क्षेत्र होता हुआ, जापान के तटीय क्षेत्र होता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाता है और कहां पहुंचता है? ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट पर पहुंचता है। यहां से जो जल का भाग जा रहा है ये निम्न से उच्च अक्षांश की ओर जा रहा है, इसलिए गर्म जलधारा है, वार्म करंट है। और चीन के ही तटीय क्षेत्र में यहां पर एक जल का भाग होता है, एक स्थान होता है जिसका नाम होता है जो है क्यूरोशियो।
क्यूरोशियो नामक स्थान के तटीय क्षेत्र में इस जलधारा को कहा जाता है क्यूरोशियो जलधारा। तो क्यूरोशियो गर्म जलधारा है क्योंकि निम्न सूच की ओर जा रही है, गर्म जलधारा है जो विषुवद्रेखीय क्षेत्र से जो है आपके होती हुई आपके यहीं पर जो है आपके फॉर्मोसा द्वीप है, जिसको हम लोग ताइवान के नाम से जानते हैं। ताइवान है, हांगकांग है, पूर्वी चीन का भाग है, चीन का भाग होता हुआ जापान का भाग होता हुआ उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट पर जाकर के टकराता है। तो ये क्यूरोशियो गर्म जलधारा के रूप में आगे की तरफ बढ़ता है और ये क्यूरोशियो जलधारा आगे की तरफ जा रही है। अब इस जलधारा जब ये जल का भाग जाएगा तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट पर टकराया, आधा भाग इधर चला गया, आधा भाग नीचे चला गया। अब जो जल का भाग ऊपर जा रहा है ये कहां जा रहा है? ये उत्तरी अमेरिका के इस अलास्का वाले भाग के तट पे जा रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा यहां पर क्या? अलास्का जलधारा। ये अलास्का जलधारा हो गई। और यही अलास्का जलधारा, ये पतला सा जो द्वीप आपको दिख रहा है ये क्यूराइल द्वीप है, ये क्यूराइल द्वीप है। यही जल का भाग वापस आकर के और इसी से टकरा करके इसी में फिर मिल जाता है। तो क्यूराइल द्वीप के तटीय क्षेत्र में इसको क्यूराइल जलधारा कहने लगते हैं। क्यूराइल से यहां लौटा, क्यूराइल से यहां लौटा और लौट करके यहां पे आ जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो जो जल का भाग है क्यूराइल से लौट करके आपके इस तरह से जापान में आ जाता है और वापस जब लौटता है, यहां से जब गया और यहां से क्यूराइल से वापस लौटा, ये क्यूराइल का ये भाग अगर आप देख रहे हैं तो यहां पे है ये क्यूराइल का भाग, इधर से वापस लौटा, ये जापान के तटीय क्षेत्र में होता हुआ जो है आपके रूस के तटीय क्षेत्र होता हुआ जापान आता है। और जापान के तटीय क्षेत्र में एक स्थान है ओयाशियो। ओयाशियो नामक तटीय क्षेत्र में इसका नाम हो जाता है ओयाशियो जलधारा। तो ओयाशियो क्या है? ओयाशियो ठंडी जलधारा है। क्यों? क्योंकि उच्च से निम्न अक्षांश की ओर आ रही है, कोल्ड करंट है ओयाशियो। तो ये उच्च से निम्न अक्षांश की ओर आ रही है। तो यहां पे ऊपर गई, अलास्का जलधारा पहले बनी, तो ये अलास्का जलधारा क्या है? गर्म है। क्यों? क्योंकि निम्न से उच्च की ओर जा रही है। लेकिन वापस आकर के क्यूराइल के तटीय क्षेत्र होती हुई ये क्यूराइल जलधारा जानी जाती है क्यूराइल के तटीय क्षेत्र में, और यही जब नीचे की तरफ मुड़ती है तो यही क्या हो जाती है? यही जापान के तटीय क्षेत्र चली जाती है ओयाशियो। तो ओयाशियो जलधारा के नाम से यहां पर जानी जाती है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है? जिस तटीय क्षेत्र में गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज, जब बहुत एक्सट्रीम गर्मी पड़ती होगी, जैसे मान लिया आप नदी के किनारे रहते हैं, तालाब के किनारे रहते हैं, आपने देखा होगा जब बहुत एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है, लू चलती है, बहुत सारा तापमान, तो अक्सर आप देखते होंगे तट के किनारे ढेर सारी मछलियां मरी हुई पड़ी रहती है। या बहुत कम तापमान कभी हो जाए, ठंडा हो जाए, तो भी आप देखते हैं ठंडे पानी की वजह से बहुत सारी मछलियां मर जाती हैं, तट के किनारे पड़ी रहती है। तो जब मान लीजिए कि ये जो है आपके ठंडा कोल्ड करंट है, ये वार्म करंट है, अब सूर्य आया, जब सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ने लगा तो यहां गर्मी होने लगी। गर्मी के दिनों में गर्म जलधारा बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। यहां पर जो जीव होंगे, समुद्री जीव, ये क्या होंगे? ये मरने लगेंगे। लेकिन आसपास अगर ठंडी जलधारा होती है तो ये भाग जाते हैं ठंडी जलधाराओं में बचाने के लिए अपने आप को। तो समुद्री जीव बहुत जो है अपने आप को बचाने के लिए तुरंत माइग्रेट कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो गर्म से ठंडे में चले गए। जैसे ही सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में गया, यहां ठंडक आ गई, जैसे ही यहां ठंडक आ गई, यहां सर्दियां आ गई, ठंडी जलधारा और ठंडी हो जाती है, ठंड की वजह से मरने लगती है, तो ये भाग आती है गर्म जलधाराओं में। तो जितने भी समुद्री जीव है ये अपने आप को कैसे बचाते हैं, सर्वाइव कैसे करते हैं? गर्मी के दिनों में ठंडी जलधाराओं में भाग जाते हैं और सर्दी के दिनों में गर्म जलधाराओं में भाग आते हैं, जिसकी वजह से अपने आप को बचा लेते हैं। और जब ये छोटे जीव जो होते हैं समुद्री जीव, ये बड़ी मछलियों का आहार होते हैं। फिश वहीं पर ज्यादा पाई जाती है जहां पे आहार उनके मिलेगा, उनका फूड मिलेगा, क्योंकि मछलियों को खाना चाहिए। तो छोटे जो जीव होते हैं समुद्री जीव, वो सब मछलियों का जो है एक तरह से खाना होते हैं, भोजन होते हैं, इसलिए मछलियां भी वहीं आती हैं। तो जहां कहीं गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां पर विश्व के ज्यादातर मत्स्य उत्पादन केंद्र पाए जाते हैं,
फिशरी प्रोडक्शन सेंटर्स। इस टॉपिक में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? यही पढ़ने जा रहे हैं विश्व के सबसे बड़े समुद्री मत्स्य उत्पादन केंद्र कहां कहां स्थित है। तो ये जो है आपके समुद्री मत्स्य उत्पादन होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, गर्म जलधारा गर्म पवनों के साथ चलती है, ठंडी जलधारा ठंडी पवनों के साथ चलती है। गर्म और ठंडी जलधाराएं जब पवनें मिलती हैं तो गर्म पवनें ठंडी जलधाराओं को अपनी गर्मी देने लगती हैं, जिसकी वजह से गर्म जलधाराओं में जो आपके जल की बूंदें होंगी, आर्द्रता होगी, वो क्या हो जाएगी? बूंदों में कन्वर्ट होने लगती है, अर्थात गर्म जलधाराएं ठंडी होने लगती है। और जब कोई चीज ठंडी होगी तो कण क्या होते हैं? पास पास आते हैं। सर्दी के दिनों में देखिए कोहरा पड़ता है, गर्मी के दिनों में कोहरा नहीं पड़ता। सर्दी के दिनों में कोहरा क्यों पड़ता है? जब स्थल ठंडा होता है तो उसके संपर्क में आने वाली वायु भी ठंडी होकर के, भारी होकर के क्या होने लगती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। और जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, इतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है कि पारदर्शिता समाप्त हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी। और जब ट्रांसपेरेंसी समाप्त हो जाती है तो हम लोग कहते हैं कोहरा पड़ने लगा। होता है ना ऐसा? वही चीज यहां होता है, गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने की वजह से कोहरे पड़ते हैं। और ये बहुत ही जो है आपके ऐसी जगह होती है जहां पे बहुत ज्यादा कोहरा पड़ता है। इसलिए अगर ऐसी जगह जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिल रही हैं, वहां पे कहीं एयरपोर्ट्स हो या एरोप्लेन की लैंडिंग होती हो, तो वहां पे अक्सर आप देखते हैं कि वहां पर मौसम गड़बड़ होने की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल कर दी जाती है। उसकी वजह क्या है? मौसम जो होता है आपके ऐसी जगहों पर जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है, इसीलिए एरोड्रोम्स जो होते हैं वो वहां पर नहीं बनाए जाते। कोशिश की जाती है उस स्थान से हटा करके बनाए जाए। क्यों? क्योंकि गर्म और ठंडी जलधाराएं अगर मिलेगी तो वहां कोहरा बनेगा ही बनेगा। कोहरा बनेगा तो फ्लाइट जो है आपके एक तरह से टेक ऑफ करने और फिर जो है आपके एक तरह से वापस आने में प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से ऐसी जगहों पर अवॉइड किया जाता है। तो विश्व के सभी जो है आपके एक तरह से मत्स्य उत्पादन केंद्र भी पड़ते हैं आप। तो गर्म क्यूरोशियो गर्म जलधारा जा रही है, ओयाशियो ठंडी जलधारा जा रही है, जिसकी वजह से जापान के तटीय क्षेत्र में जापान कोस्ट नामक जापान बैंक विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन केंद्र बनता है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादन केंद्र। तो जो सबसे बड़ा ओशनिक प्रोडक्शन सेंटर है, फिशरी प्रोडक्शन सेंटर, वो आपके जापान तट है, जापान कोस्ट के नाम से या जापान बैंक के नाम से जाना जाता है। ये सबसे बड़ा तट है और विश्व का नंबर 1 पे प्रोडक्शन करता है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जापान में इसीलिए मछलियों का होता है। जबकि विश्व में अगर कभी पूछा जाए कि विश्व में मत्स्य उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो फिर आंसर आप लगाइएगा चाइना, चीन में। क्यों? क्योंकि फिर समुद्री मत्स्य उत्पादन नहीं, आंतरिक मत्स्य उत्पादन भी लिया जाएगा। जब हम विश्व स्तर पर हम कहेंगे कि सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन कहां होता है, तब आंसर हो जाएगा चाइना। क्यों? क्योंकि इंटरनली नदियां बहुत ज्यादा हैं, तालाब बहुत हैं जहां पे मछलियां पाली जाती हैं, और इंटरनली जो है आपके बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है चाइना में। इसलिए ओवरऑल अगर हम देखें तो चाइना नंबर 1 पे है। लेकिन अगर सिर्फ हम महासागर की बात करें तो महासागरों में पहला स्थान जो है जापान का है। क्यों हो रहा है? क्योंकि क्यूरोशियो गर्म और ओयाशियो ठंडी जलधाराएं आपस में मिल रही हैं, और ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलने की वजह से यहां पर मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित हो रहा है। तो यहां पर इसकी ठंडी और गर्म जलधाराओं की उत्पत्ति होने की वजह से यहां पर जो है जापान कोस्ट नामक या जापान बैंक नामक विश्व का सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादन केंद्र, समुद्री मत्स्य उत्पादन केंद्र है। ये विश्व का सबसे बड़ा जो है विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन अगर कहा जाए तो वो चाइना है, नंबर 1। विश्व का समुद्री मत्स्य उत्पादन अगर कहा जाएगा तो वो आपके आंसर हो जाएगा जापान। तो क्यूरोशियो गर्म और ओयाशियो ठंडी जलधारा के मिलने की वजह से ऐसा जापान के तटीय क्षेत्र में हो रहा है। तो ये क्या है? ये ऊपर की ओर जाने वाली अलास्का जलधारा है। नीचे जो गई ये आप यूएसए का ये जो कोस्ट देख रहे हैं, ये है कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया प्रांत है। और कैलिफोर्निया मैक्सिको में भी है, क्योंकि यहां से मैक्सिको लगने लगता है। तो यूएसए में भी ये अपर कैलिफोर्निया है और ये लोअर कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया दोनों देशों में है, यूएसए में भी है और मैक्सिको में भी है। तो कैलिफोर्निया पूरा ये क्षेत्र है, और कैलिफोर्निया के तटीय क्षेत्र में ये जल का भाग नीचे की ओर आता है, इसलिए उच्च से निम्न अक्षांश की ओर आने इसलिए ठंडी जलधारा है। तो ये जो है आपके किस नाम से जानी जाती है? कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा के नाम से जानी जाती है। तो कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है जो कि आपके इस तरह से आ रही है। तो देखिए अभी हमने सिर्फ
उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं पढ़ी, उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराओं में विश्वोत्तरी की जलधारा आई, इसका कुछ भाग जो है आपके टकराया, टकरा के वापस चला गया, जो विपरीत विश्वोत्तरी की जलधारा बन गई, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, और यही जल का भाग जब चीन के तटीय क्षेत्र होता हुआ, जापान के तटीय क्षेत्र होता हुआ चला गया कहां, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट पर जाकर टकराया। जो जल का भाग चीन के तटीय क्षेत्र से जा रहा था उसी को हमने क्यूरोशियो जलधारा कहा, निम्न से उच्च अक्षांश की ओर जा रहा था इसलिए गर्म जलधारा है, तो ये गर्म जलधारा के नाम से जानी जाती है क्यूरोशियो गर्म जलधारा। और यही क्यूरोशियो गर्म जलधारा जाकर के उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट पर टकराती है, जिसका एक भाग ऊपर चला जाता है अलास्का के तटीय क्षेत्र में, इसको अलास्का ठंडी जलधारा कहते हैं, सॉरी गर्म जलधारा कहते हैं, क्योंकि निम्न से उच्च अक्षांश की ओर वापस आने वाला जल का भाग क्यूराइल जलधारा के नाम से जाना जाता है, या फिर यही वापस आने वाला जल का भाग चला आता है इधर की तरफ, जापान की तरफ, और यही कहलाता है ओयाशियो जलधारा, जो कि यहां पर जाना जाता है। क्यूरोशियो और ओयाशियो के मिलने की वजह से जापान के तटीय क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादन केंद्र का विकास होता है। और कैलिफोर्निया जलधारा जो है आपकी ठंडी जलधारा है, जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है और विश्वोत्तरी की जलधारा में आकर के मिल जाती है। ये उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा को अगर आप पढ़ेंगे तो ये है। अब यहां पे अगर मैप में देखें, विश्वोत्तरी की जलधारा आई, वापस जा रही काउंटर इक्वेटोरियल करंट, विपरीत विश्वोत्तरी की जलधारा जा रही है, यहां से आई, ये क्या बनी, ये हो गई क्यूरोशियो जलधारा, क्यूरोशियो जलधारा जा रही है, चीन की तटीय क्षेत्र होती हुई, जापान की तटीय क्षेत्र होती हुई, और ये जाकर के आपके एक तरह से कैलिफोर्निया जलधारा में कन्वर्ट हो गई। यही जल का भाग जो क्यूरोशियो जलधारा जा रहा है, ये कैलिफोर्निया जलधारा देखिए बन गया। और इसी का एक भाग जो ये टकरा करके ये देखिए ये यहां से ऊपर की ओर जा रहा है, इसी को क्या कहा गया, अलास्का जलधारा। ये अलास्का जलधारा होगी जो अलास्का के तटीय क्षेत्र की ओर जा रही है। और ये जो ओयाशियो जलधारा है, देखिए यही जल का भाग जो नीचे की तरफ उतर रहा है, यही जो है आपके ओयाशियो जलधारा जो जापान के तटीय क्षेत्र में आया। तो ओयाशियो ठंडी जलधारा ऊपर से आ रही है, क्यूरोशियो गर्म जलधारा ऊपर की तरफ जा रही है। यहां पर तट पर टकराने के पश्चात कुछ जल का भाग कैलिफोर्निया जलधारा में ठंडी जलधारा में कन्वर्ट हो गया, कुछ ऊपर जो चला गया वो अलास्का जलधारा में कन्वर्ट हो गया। ये क्या है, ये सिर्फ उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधाराएं हैं, और ये उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधाराएं जो है आपके इस तरह से पाई गई। तो अगर हम उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराओं की अगर हम बात करें तो इस तरह से हम इसको जो है आपके डिफाइन कर सकते हैं कि जलधाराएं इस तरह से होती हैं, जिसमें जिस जलधारा में हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, क्यूरोशियो जलधारा जो कि गर्म जलधारा थी, जो चाइना के तटीय क्षेत्र से होकर के जा रही थी, और ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट पर जाकर के टकराती है। फिर उसके बाद कैलिफोर्निया जलधारा वो जलधारा है कि यही क्यूरोशियो जलधारा आगे जाकर के ये कैलिफोर्निया में कन्वर्ट हो जाती है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट पर यूएसए और मैक्सिको दोनों में कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया के तटीय क्षेत्र होती हुई नीचे की ओर उतर आती है, इसलिए कैलिफोर्निया के तटीय क्षेत्र में इसको कैलिफोर्निया जलधारा के नाम से जाना जाता है। ये कैलिफोर्निया जलधारा हो जाती है जो कि ठंडी जलधारा के रूप में जानी जाती है। फिर इसी जल का भाग जो आपके यहां पर आया कैलिफोर्निया, इसी जल का भाग ऊपर की ओर गया अलास्का के तटीय क्षेत्र। अलास्का ये स्थान है जो कि आपके यूएसए का एक प्रांत है, जो कि इस जगह पे पाया जाता है कनाडा के बगल में। कनाडा जो है ये यूएसए का क्षेत्र है, यूएसए के ऊपर कनाडा है, कनाडा का ये जो आपके प्रांत है ये अलास्का है। तो अलास्का के तटीय क्षेत्र होते हुए ये ऊपर की ओर जाती है, जिसकी वजह से इसको अलास्का गर्म जलधारा कहते हैं। और वापस आने वाला जल का भाग जो क्यूराइल द्वीप से आता है, यही जापान के तटीय क्षेत्र वापस आ जाता है, जिसे हम ओयाशियो ठंडी जलधारा के नाम से जानते हैं। क्यूरोशियो ओयाशियो दोनों मिली, यहां पर क्या होता है, जिसकी वजह से जापान में फ्लाइट्स लेने में प्रॉब्लम आती है। उसकी वजह यह होती है क्योंकि यहाँ पे समुद्री मत्स्य उत्पादन केंद्र तो बनता ही बनता है, मत्स्य उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन जो है आपके कोहरा भी बहुत ज्यादा पड़ता है, जहां पे क्यूरोशियो गर्म और ओयाशियो ठंडी जलधारा मिलती है, और जिसकी वजह से फ्लाइट टेक ऑफ करने में प्रॉब्लम आती है या फिर लैंडिंग में प्रॉब्लम आती है। तो ये जो है आपके एक तरह से उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं हो जाती हैं, जो कि आपने पढ़ी। तो उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा में हम लोग ने पहली क्यूरोशियो पढ़ लिया, दूसरी कैलिफोर्निया जलधारा पढ़ लिया, तीसरी अलास्का पढ़ लिया, चौथी जो है ओयाशियो जलधारा पढ़ लिया, और जापान कोस्ट या जापान बैंक जो है ये विश्व का सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित हुआ। और यही समुद्री मत्स्य उत्पादन केंद्र जो विकसित हुआ है, इसी को अगर देखा जाए तो ये विश्व में पहले स्थान पे है। जबकि हमने ये भी क्लियर कर दिया आपको कि मत्स्य उत्पादन में पहला स्थान किसका है,
चाइना का है। तो मत्स्य उत्पादन में पहला स्थान जो है आपके चाइना का होता है, जो कि यहां पर हम लोग ने पढ़ा। अब ये जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा है या पेरू या हम्बोल्ट जलधारा है या एल नीनो और ला नीनो जलधारा है, ये क्या है? ये दक्षिण प्रशांत महासागर की जलधाराएं हो जाती हैं। तो अब अभी हम लोग ने क्या पढ़ा? उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा। अब दक्षिण प्रशांत महासागर की जलधाराओं को हम लोग पढ़ते हैं।